देखिए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये दूसरा लेक्चर है। तो हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, एरोबिक और एनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और एनएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है। अब देखिए, इसकी जो रिएक्शन है एरोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन की, ये C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 36 या 38 ATP। वही एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है, देखिएगा इसको, C6H12O6 ये बनता है 2CO2 प्लस C2H5OH प्लस 2 ATP। और यहाँ आपको लग रहा होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि एनारोबिक में बहुत ही कम होता है। देखिए, इस रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हो रही है और इस रेस्पिरेशन में भी CO2 रिलीज हो रही है, लेकिन इस रेस्पिरेशन में CO2 जरूर रिलीज होगी। CO2 जो रिलीज होगी ये जरूर होगी। और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 जो है ये रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो मे नॉट बी CO2 रिलीज। अब देखिए, जब लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा तो वहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे जरूर CO2 रिलीज होगी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हमने आपसे डिस्कस किया। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनारोबिक में एनर्जी बहुत कम है। एरोबिक में CO2 जरूर रिलीज होगी, जबकि एनारोबिक में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है। ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है इसका ग्लाइकोलिसिस। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तीसरा स्टेप है अ, तीसरा स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। फिर चौथा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। और चौथा होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यहाँ पे 2 स्टेप्स ही होते हैं। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, ये कॉमन स्टेप है, एनारोबिक और एरोबिक दोनों में होता है। और दूसरा स्टेप होता है फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। एरोबिक वाले में कंपाउंड टूटता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जबकि एनारोबिक में इनऑर्गेनिक और एक एरोबिक सॉरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ना 2 कंपाउंड्स में टूटता है। अब आते हैं हम लोग अपनी ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन पे। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल और ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो, तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम होता है और ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। ठीक। अब देखिए, जैसे हमने आपको समझाने के लिए एक सेल बना लेते हैं, ये आपकी सेल है, सेल का ये मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके सेल के अंदर ग्लूकोज आता है C6H12O6। तो इससे पहले बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड
इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का ही जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो 3 प्रोसेस होते हैं ये कंप्लीट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलिसिस दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट किए जाते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता है। अब ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे आपके 3 फर्दर जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड बना और सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे प्लांट सेल में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म के भीतर ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन दोनों ही प्रोसेस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट किए जाते हैं। आगे हम उसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक दूसरी सेल बनाते हैं। ये आपका ये सेल है। सेल में ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब इससे पायरुविक एसिड बना, 2 मॉलिक्यूल बनता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड का। अब इससे बनता है 2CH3CHO बनता है। तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज होती है और फिर इससे बनता है C2H5OH। ठीक है। तो इसको भी, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का हमने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन एनएरोबिक। ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इसको फिर डिटेल में आगे हम बताते हैं कैसे होता है। चलिए, तो रेस्पिरेशन का देखिए जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, पहली बात। और ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर और ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के भीतर जो पहला पहला स्टेप है उसका नाम है फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर। ठीक है। इसकी जो फर्स्ट फेज है वो होती है फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर। पहला काम होता है ग्लाइकोलिसिस में फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होती है इसमें होता है ग्लूकोज प्लस ATP, और इससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में जहाँ कहीं भी ATP बन रहा हो या खर्च हो रहा हो, वहाँ पे काइनेज नाम का एक एंजाइम जरूर आता है। तो यहाँ पे एंजाइम हो गया हेक्सोकाइनेज। ठीक है। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज के छठे कार्बन से फास्फोरिक एसिड आकर के जुड़ गया। ठीक है। ATP में 3 फॉस्फेट होते हैं, एक जाकर ग्लूकोज से जुड़ जाता है तो ADP बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये 6 डिनोट कर रहा है कि ग्लूकोज के छठवें कार्बन से ये फॉस्फेट जाकर के जुड़ा हुआ है। यहाँ पे Mg2+ मैग्नीशियम आयन एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। अगला देखिएगा, दूसरा स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
ये इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आइसोमेराइज कर गया, फार्मूला तो सेम है ग्लूकोज फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। अब यहाँ पे अगली स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी। देखिए एक एटीपी यहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ पे, और एक एटीपी आपका यहाँ पे खर्च हो रहा है। ध्यान रहे ग्लाइकोलिसिस में हम लोग 2 एटीपी खर्च कर चुके हैं। तो यहाँ पे बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट प्लस एडीपी, ठीक है। तो एक एटीपी यहाँ पे एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक एटीपी खर्च हो रहा है। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? देखो अभी हमने आपको बताया कि एटीपी चाहे बने चाहे बिगड़े, तो एंजाइम कौन सा होता है वहाँ पे? काइनेज नाम का एंजाइम जरूर होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है इसका नाम होता है फास्फो हेक्सो काइनेज। तो फास्फो हेक्सो काइनेज नाम का एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है मैग्नीशियम आयन Mg+2। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको ये देखना है कि 3 रिएक्शन है, 2 एटीपी यहाँ पे खर्च हो रही है। एंजाइम सारे देख लीजिए, हेक्सोकाइनेज है, फिर फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज है, फिर फास्फो हेक्सो काइनेज है। तो बड़ा ही सिंपल सा तीनों स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है थर्ड स्टेप में जाके। तो फ्रुक्टोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो पहले और छठे दोनों कार्बन से एक एक फॉस्फेट लगा हुआ है, इसीलिए नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। केवल छठे कार्बन से लगा हुआ है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, और पहले और छठे दोनों से लग गया तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जो थर्ड स्टेप आती, सॉरी जो सेकेंड स्टेप आती है उसमें फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की हम लोग सेकेंड फेज की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज पे आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये सेकेंड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की। तो देखिए ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, और इससे क्या होता है कि 2 3 3 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इससे 3 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे। एक का नाम होगा 3PGAL, और एक होगा DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, PGL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और इस काम में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है एल्डोलेज, ठीक है। यहाँ पे डबल साइन रहेगा, और यहाँ पे एंजाइम है एल्डोलेज।
तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड था, उससे 3 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बने हैं। नाम फिर से सुन लीजिए, 3 PgAl, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, और 3 DHAP का नाम है 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इससे अब बनता है पहले आपका 1,3 बिस पीजीए, इससे बनेगा 3 PGA, फिर इसे क्या बनता है 2 PGA, फिर इससे बनता है 2 PEP, फिर इससे बनता है पायरुविक एसिड। सेम यहीं पे यहाँ पे भी यही काम होता है। 1,3 ऐसे डैश लगा देंगे, 1,3 बिस पीजीए, फिर 3 PGA, फिर 2 PGA, फिर 2 PEP, फिर पायरुविक एसिड। अब एरो पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिवर्सिबल का एरो लगता है, ये वन साइडेड है, फिर ये रिवर्सिबल है, फिर ये भी रिवर्सिबल है, और ये ऐसे है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आपको रिपीट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल एरो नहीं है, इसका मतलब ये आपका एक स्टेबल कंपाउंड है, और ये भी आपका एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। और सेम काम आपको यहाँ भी कर लेना है, ठीक है, सेम प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर भी ये स्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि ये बैक नहीं जाएगा। 3 PGA, ये 1,3 बिस PGA में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है। तो सबसे पहले थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 3 PgAl से 1,3 बिस PGA जब बनता है तो हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो जब हाइड्रोजन रिलीज होगी तो उसको फट से कौन ले लेता है, NAD से NADH2 बनता है ना, हाइड्रोजन को NAD लेता है। अब देखिए 1,3 बिस PGA में 2 फास्फोरिक एसिड थे, और यहाँ पे केवल 3 PGA है, यानी यहाँ पे एक फास्फोरिक एसिड बाहर हो गया, केवल एक एक ही बचा हुआ। देखिए 20 का मतलब 2, और एक निकल गया, 1 नंबर वाले से निकल गया, केवल 3 नंबर वाला बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट निकलेगा बाहर, और यहाँ जब फॉस्फेट निकलता है तो उस फॉस्फेट को कौन लेता है, ADP लेगा, और वो तो बनेगा ATP, ठीक है। ADP लेकर के उसको ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो केवल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, 3 नंबर से न जुड़ के 2 नंबर से जुड़ा हुआ है 2 PGA में, ठीक है। PP का फुल फॉर्म होता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से जब पायरुविक एसिड बनेगा तो यहाँ पर भी फॉस्फेट बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे फिर से एक फॉस्फेट निकल रहा है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ADP फॉस्फेट को लेगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यही रिएक्शंस चलेंगी, यहाँ पर भी NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होगा, और फिर यहाँ पर भी ADP से ATP बनेगा, और लास्ट में भी ADP से ATP बनता है, ठीक है। जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन रिलीज होता है वहाँ पे एंजाइम का नाम होता है डिहाइड्रोजिनेज, और जहाँ कभी ATP बन रहा हो या खर्च हो रहा हो वहाँ पे एंजाइम का नाम होता है काइनेज। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो एंजाइम का नाम क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है, सेम एंजाइम होंगे। यहाँ पे देखिए ATP बन रहा है तो एंजाइम का नाम होगा काइनेज,
और 3 से 2 PGA बना तो चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो बायोलॉजी में अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो उसका नाम होता है म्यूटेशन। वैसे तो जीन में म्यूटेशन, जीन में कोई चेंज होता है तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। वैसे ही आप इस यहाँ पे याद रख लें कि चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम होगा म्यूटेज। ठीक है। फिर यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन रहा है तो यहाँ पे एंजाइम का नाम होता है इनोलेज। ऐसे याद रखते हैं, इनोलेज होगा। और यहाँ पे नाम क्या होगा भाई, काइनेज, क्योंकि एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो सेम एंजाइम्स यहाँ पे भी होंगे इस वाले प्रोसेस में। ठीक है, इधर वाले में भी। तो ये पूरी रिएक्शन की आपकी सीरीज है। ग्लाइकोलिसिस पूरे 10 रिएक्शन का सेट होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और दो पायरुविक एसिड बनता है, कि यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना। अब देखिए कितने डायरेक्ट एटीपी बन रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं। ठीक है, एटीपी की कैलकुलेशन करिए। 1, 2, 3 और 4। तो 4 एटीपी डायरेक्ट बने हैं। जब डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो 2 एटीपी खर्च हो गए, 4 बन गए। ठीक है। और अब देखिए NAD से NADH2 बन रहा है। अब इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आगे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि एक NADH2 से जब एक NAD बनता है तो इस प्रोसेस में 3 ATP बनता है। ठीक है, 3 ADP से 3 ATP बनता है। ठीक है, तो 2 NADH2 बन रहे हैं तो इससे कुल 3 ATP बनेंगे। तो NADH2 से जब ATP बनता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनेगा। इस बात को गौर करिएगा, ETS से जो ATP बनता है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो टोटल 6 ATP बनेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कुल 4 ATP बन रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को लिख देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन इससे कुल बनते हैं 4, अरे सॉरी, 3 3 6 ना, 6। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 बने। ठीक है, तो टोटल 4 और 6 10 ATP यहाँ पे बन गए। तो 10 ATP बन गए। खर्चा गेट हुआ था, 2 ATP खर्चा हुआ था ना, ग्लाइकोलिसिस की जो फर्स्ट स्टेप हम लोग देखे थे। तो बचे कुल कितने, 8 ATP। ठीक है, तो डायरेक्ट जो 4 बने थे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, उसमें से 2 खर्च हो गए। तो टोटल गेन हो गया 8 ATP का हुआ। तो नेट गेन 8, टोटल गेन 10 ATP। सबस्ट्रेट लेवल से कितने बने, 4, उसी में से 2 खर्चा हो गया तो बचे कितने, 2। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बने 6, तो 6 और 2 बचे आपके, 6 2 8 ATP का टोटल गेन होता है। तो ATP का कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। ठीक है, और 2 3 बातें हैं उसको देखिए। ATP में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो मिटा लेते हैं, जगह नहीं है हमारे पास। देखिए जरा, 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। बात नंबर 1 कि अल्टीमेट हमें मिला क्या, यानी एंड प्रोडक्ट क्या है। एंड प्रोडक्ट, अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो उसमें आपको 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं आपको, और 2 NADH2 मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंड प्रोडक्ट है। तो सबस्ट्रेट लेवल से 4 ATP बने, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से 2 खर्च हो गया है, तो बचे तो 2 ही। तो 2 2 सबका बनता है, ध्यान रखने का।
ध्यान रखिएगा, दो दो ठो, दो पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, दो पायरुविक एसिड, दो एटीपी और दो NADH2। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, यानी कि मेन प्रोडक्ट जिससे कि रिएक्शन आगे चलेगी, तो इसका आंसर होता है पायरुविक एसिड। ठीक, की प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, और एंड प्रोडक्ट है दो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, एटीपी और NADH2 का। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी कैलकुलेशन की बात हो गई, सारे एंजाइम की बात हो गई, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो गया, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो गया। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा अगर देखें, शुरू से अगर चलें, तो सबसे पहली बात कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन होती है। ठीक है, तो और क्या हुआ था, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, देखिए एक बात और बतानी थी कि भूल छूट गया, 3PgAl और 3DHAP ना, ये दोनों आपस में भी इंटरचेंज होते रहते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम का नाम होता है, ये होता है ट्राइयोज फॉस्फेट, फॉस्फेट आइसोमेरेस। ठीक है, पूरा नाम है ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेस। तो ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है ये प्रोसेस। पहला स्टेप होता है फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर, और डिफरेंट डिफरेंट सारा हम लिख दिए हैं, अब नोट कर लीजिएगा, या याद होगा आपको तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इतना ही है ग्लाइकोलिसिस में। अब देखिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कितना भी आप पढ़ लें या कितना भी आपको कोई पढ़ा दे ना, आपका सबसे ज़रूरी काम है आपको NCERT को रीड करना। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस अपनी NCERT की किताब से आप एक बार ज़रूर रीडिंग कर लें, खुद से पढ़ लें। पढ़ने का यही मतलब होता है कि किताब में लिखी हुई कोई भी लाइन है तो वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रही है तो हाँ आपने पढ़ लिया, और नहीं समझ में आ रही है, गधों की तरह से बस अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो चीज़ लिखी क्या है, अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर इसको पढ़ना नहीं कहते हैं। ठीक, चलिए।